जुड़ती चली गई। तो ये कहीं ना कहीं अदब के जो शायरी थे, जिनको बहुत सुकून पसंद था, जिनको जुल्फ़ लब और रुखसार की शायरी पसंद थी, उनको कहीं ना कहीं चुभ गई थोड़ी सी, ये खटक रही है बातों में। देखा था वो सदन पहुंचना चाहता है, इमरान प्रताप बड़ी सदन पहुंचना चाहता है। सदन ही तो पहुंचना चाह रहे हैं, कोई शराब भट्टी थोड़ी है वो, कोई जुआ खाना थोड़ी है वो, या कोई गलत रेड लाइट एरिया है क्या? अरे सदन है, सदन जिसमें पहुंचना हर व्यक्ति का सौभाग्य होता है। एक चुना हुआ व्यक्ति वहां पहुंचता है ताकि अपने आवाम की वो बात कर सके। तो इमरान प्रताप बड़ी अपनी शायरी के ज़रिए, नज़मों के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं और अब वो सदन पहुँचना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका एशियन पत्रिका में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, राष्ट्र शायर हैं, अरमान रजा बलरामपुरी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली दौरा है आपका। दिल्ली में आके कोविड के बाद शायद ये पहला ही इंटरव्यू होगा जो मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुला टाइप सा फील आ रहा है, बहुत खुला टाइप लगभग जैसे एक परिंदे को जब कैद कर दिया जाता है तो तड़पता है, जैसे उसके बाद 3 महीने 4 महीने के बाद वो पिंजरा एक खुला है और ये पहला दौरा दिल्ली का। तो ये आज़ादी का माहौल है। तो अभी रिसेंटली में फादर्स डे निकला है, तो फादर्स डे पे कुछ लिखा हो आपने या कुछ कहना चाहें? जी, माँ बाप के लिए जैसे आपने पूछा तो एक 4 मिसरे लिखे थे, कहिए तो अर्ज कर देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं, अब चूँकि फादर्स डे भी था, कहते हैं कि मर्तबा उसका दुनिया में आला हुआ, मेहरबान जिस पे भी रब ताला हुआ, बस वही शख्स जन्नत का हकदार है, बस वही शख्स जन्नत का हकदार है, अपने माँ बाप का जो सहारा हुआ, अपने माँ बाप का जो सहारा हुआ। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये मौका मिलता है बार बार आपसे मिलने का। ओहदे और पद की हो रही थी, अभी जिस तरीके से कांग्रेस में उन्हें राष्ट्र स्तर का जो मंच मिला है, जिस तरीके से माइनॉरिटी सेल के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं नेशनल में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए आदरणीय श्री इमरान प्रताप बड़ी भाई जी को बहुत सारी मुबारकबाद अरमान रजा बलरामपुरी की तरफ से। ये एक शायर की तरफ से दुआ है। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन एक अपने भाई मिलती है कि जब उन्हें कोई बड़ा मुकाम मिलता है। हम क्या मान के चलें कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि एक पावर बूस्टिंग का काम करेंगे, कि क्या देखने को मिलेगा, सीटों पे कुछ असर पड़ेगा, क्या होगा? इस बार 2022 का थोड़ा सा दंगल है यूपी में क्योंकि समाजवादी भी अपने पूरे जोरों शोर से काम। मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि चाहे बिहार इलेक्शन हो या लोकसभा चुनाव की बात हम करें या सीए एनआरसी के समय पे, आप इन सारी चीज़ों गतिविधियों में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी समझ आए पॉलिटिक्स की। 2022 का जो दंगल है ये बहुत खास होने वाला है, खासकर इमरान प्रताप बड़ी भाई की एंट्री की वजह से और अखिलेश यादव सपा समाजवादी की वजह से, और मेरे ख्याल से बस टक्कर इन्हीं सब में है। टक्कर इन्हीं सब में है। कहीं ना कहीं चाहने वालों के बीच में कहा जाए कि जब से पद संभाला है, पद संभालते ही कि एक तरीके से सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके की कमेंट्स की आने, भद्दे कमेंट्स हो या अच्छे कमेंट्स की बौछार होनी स्टार्ट हो गई है, तो उसको किस नज़र से देखते हैं, या कोई ऐसा कमेंट या ऐसी कोई चीज़ है जो आप बताना चाहें? एक वाक़या याद आ गया इस चीज़ पे। हमारे शहर में एक बहुत बहुत मशहूर सर्जन है जी, और बड़ी रिस्पेक्ट्स भी हैं उनकी, लेकिन अभी हाल ही में उनका एक ऐसा पोस्ट था, मैं ना उनके खिलाफ जा रहा हूँ, मैं ना इमरान प्रताप बड़ी भाई की तरफ से बोल रहा हूँ। एक जो शायर का नज़रिया, पॉलिटिकल शायर का जो नज़रिया है, अदब के शायर तो अलग ही हैं, वो पॉलिटिकल शायर का नज़रिया है, वो मैं बता दूँ आपको कि उसमें से कुछ बातें थी जो अच्छी नहीं लगी। मुझे लगता है कि शायद अब उनके मेयार के हिसाब से उन्हें नहीं कहनी चाहिए। मैं अपने आपको इस जगह पर रख करके देखता हूँ और उनका स्टेटमेंट देखता हूँ तो यूँ फील आता है कि आज के समय में अदब के शायर जुल्फ़, रुखसार, कमर, आँख, इन सब पे शायरी करेंगे तो जो गंगा में बहती हुई लाशें हैं उन पे कौन बोलेगा? वो जो मॉब लिंचिंग हो रही है इन पे कौन बोलेगा? ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है हर जगह, इन पे कौन बोलेगा? एक शायर का ये भी फ़र्ज़ होता है कि वो हालत हाजरा को अपनी नज़मों के ज़रिए उतार करके पेश करे पब्लिक, कि जैसे बोला था फराज ने, अहमद फराज ने, जैसे बोला था फैज़ अहमद फैज़ ने, हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। तो ये भी तो आना चाहिए ना। अगर ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे आप जुल्फ़ लब और रुखसार की शायरी कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मेरा इतना कहना है कि जब ऐसे वाक़यात पेश आ जाएं, कि जब ट्रेन में मॉब लिंचिंग हो जाए, जब एक शहर में मॉब लिंचिंग हो जाए, या गंगा में लाशें बह रही हों, कोविड की वजह से सीटें नहीं मिल रही हों, तो इन पर भी बोले ना आप। आप अगर बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? डॉक्टर साहब ठहरे,
डॉक्टर साहब ने पोस्ट कर दिया, पता नहीं पोस्ट किया उन्होंने कि पता नहीं कब का उनकी मन की बात थी, उन्होंने शेयर की, ठीक है। 2011 में मुशायरे का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हम लोग स्टेज पे बैठे थे और एक नौजवान खूबसूरत सा शायर, इमरान प्रतापगढ़ी को टारगेट किया उन्होंने कि एक नौजवान खूबसूरत शायर स्टेज पे चढ़ रहा है और हम और साथ में राहत इंदौरी जी ये तमाशा देख रहे हैं, ये अदब के जनाजे का तमाशा देख रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि रदीफ़ और काफिया ज़बरदस्ती खींच खांच के ला रहे थे वो, और जो है जज्बात को भड़का रहे थे। मेरे ख्याल से इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ। अगर देश में ऐसे हालात हैं जो आपको बोलने पर मजबूर कर दें, किसी भी चीज़ को बोलने पर, इमरान भाई ने भी नज़्म के ज़रिए उन्होंने सारी घटनाओं को बयान किया और वो ऑडियंस को पसंद आया। नतीजा ये हुआ कि ऑडियंस उनसे जुड़ती चली गई। तो ये कहीं ना कहीं अदब के जो शायरी थे, जिनको बहुत सुकून पसंद था, जिनको जुल्फ़ व रुखसार की शायरी पसंद थी, उनको कहीं ना कहीं चुभ गई, थोड़ी सी ये खटक रही है बातों में कि ऐसा क्या होगा। वो शायद वो लंबा सा एक अरसा था सफ़र करना, और डॉक्टर साहब ने अब जा कर के निकाल दिया है इमरान प्रताप चेयरमैन बनने पर अल्पसंख्यक विभाग के। तो एक बात और मज़े की बताऊँ, मैं इमरान भाई के साथ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं डॉक्टर साहब के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें लिखा था वो सदन पहुंचना चाहता है, इमरान प्रतापगढ़ी सदन पहुंचना चाहता है। सदन ही तो पहुंचना चाह रहे हैं, कोई शराब भट्टी थोड़ी है वो, कोई जुआ खाना थोड़ी है वो, या कोई गलत रेड लाइट एरिया है क्या? अरे सदन है, सदन जिसमें पहुंचना हर व्यक्ति का सौभाग्य होता है। एक चुना हुआ व्यक्ति वहां पहुंचता है ताकि अपने आवाम की वो बात कर सके। तो इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी के ज़रिए, नज़मों के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे और अब वो सदन पहुँचना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आप दुआ नहीं देते हैं कि या अल्लाह हमारी कौम को आगे बढ़ा, ऐसे दुआ देंगे कि वो सदन में पहुंचना चाह रहे हैं, यानी आपकी पार्टी से हो तभी सदन में पहुंचे, वैसे ना पहुंचे। और अगर इमरान प्रतापगढ़ी सदन में पहुंचना चाह रहे हैं इसके ज़रिए, तो वो जो तंज कस रहे हैं वो भी तो सदन में ही तो जाना चाहते हैं, वो भी तो सदन में जाना चाहते हैं। बिल्कुल ये सारी मसले जो चलते रहते हैं, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो लोग तंज तो कसेंगे ही कसेंगे, वो तो चीज़ चलती रहेगी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि हम क्या मान के चलें कि कब हमें आप दोनों लोगों को, मतलब ये सौभाग्य हमें कब मिलेगा कि साथ में आप एक ही स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हो? क्या ऐसा कुछ है कि साथ में कभी स्टेज शेयर करने जा रहे हो? इंशाल्लाह कोशिश है। ये पहले लॉकडाउन से कोशिश थी, बहुत सारे फॉलोअर्स जो इमरान भाई के हैं और हमारे भी चाहने वाले हैं, उनकी कोशिश थी कि बिहार में एक प्रोग्राम हो जो साथ में हो, लेकिन ये शायद सबको मंजूर था, लेकिन खुदा को नहीं मंजूर था, तो कोविड आ गया। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि अगर साथ में होता है तो ये हमारी भी खुशनसीबी होगी कि वक्त के एक उस शायर से जो अपने जज्बात को इस तरह से सबके सामने पेश करता है। मैं खुद खुल के कहता हूँ कि मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं इमरान भाई के साथ स्टेज शेयर कर सकूँ एक बार फिर से। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि और अदब के जो शायर हैं मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं जा रहा हूँ, उनकी भी दिल में बहुत इज़्ज़त है, उनकी में हमारे बड़े हैं, आदरणीय मुनव्वर राणा जी हैं और शबीना अदीब जी हैं और भी बहुत सारे शायर हैं, उन सब के साथ स्टेज करने का, शेयर करने का मौका मिलेगा, इंशाल्लाह मेरी खुशनसीबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इतना कीमती समय देने के लिए, और मैं चाहूँगा कि जल्द आपकी जो ख्वाहिशें हैं जल्दी पूरी हों और जल्दी हम आप दोनों को साथ में स्टेज पे। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।